हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर का डे 4 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज, जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस से मिलता जुलता है। जो कि आपके यूपीएससी सिलेबस का इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्लाइमेट चेंज का पोर्शन है। ठीक है, जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड टू अप्रोच, यानी प्रीलिम्स और मेंस से रहेगा टोटल जो आपका टाइमिंग रहने वाला है। बट हम उससे पहले हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपना जो सिलेबस है उसकी तरफ कि हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। देखते हैं हमारा डे 4 का जो लक्ष्य है। डे 4 का जो हमारा लक्ष्य है वह यह है कि इंटीग्रेशन करना चाहिए, एक दूसरे को सब्जेक्ट से लिंक करके हमें पता करना चाहिए कि क्या हमारा सब्जेक्ट इस कोर सब्जेक्ट से मिलता है या नहीं। तो उस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट को स्टैटिक्स प्लस करंट के साथ जोड़ना। क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट का जो स्टैटिक्स है उसको हम करंट से जोड़ेंगे। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं कि जो स्मार्ट स्टडी है उसके लॉ एंड कन्वेंशन के और स्पेसिफिक्स को है उसको स्मार्ट तरीके से याद करना। हम कैसे उसको याद कर सकते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अगला जो है मेन फोकस, की मेन फोकस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। जो क्लाइमेट चेंज को हो जीएस थर्ड से प्लस एसए के लिए तैयार करना। ठीक है, मेंस के हम जो फोकस लेकर चलेंगे, जो क्लाइमेट चेंज को जीएस थर्ड में आता है एसए के लिए भी तैयार करना। क्योंकि हमारा जो ये पोर्शन है इन्वायरमेंट का एंड क्लाइमेट चेंज का, वह करंट अफेयर से तो है ही, बट आपका जो जीएस थर्ड का है वह इन्वायरमेंट से है, प्लस आपका जो कि एसए की तैयारी के लिए भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है प्रीलिम्स के जो हैक हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इन्वायरमेंट को क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना। किससे? एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, जो कि हम पॉइंट वाइज लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्या है। वह सेशन है 1। सेशन 1 है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी फाउंडेशन। क्या है दोस्तों? वह है सेशन 1, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी फाउंडेशन का है कोर्स, जिसके बारे में हम करंट अफेयर से रिलेटेड करके चलेंगे। देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट हमारे यूपीएससी के सिलेबस के साथ है इंक्लूड कि नहीं। ठीक है, इन्वायरमेंट जो हमें पढ़ने हैं वह गोल्डन रूल आपके लिए है कि आप उसे क्या रिलेट करके पढ़ पाएंगे। ठीक है, वह रहेगा इन्वायरमेंट इज इक्वल टू स्टैटिक कॉन्सेप्ट प्लस करंट इवेंट्स। आपको क्या करना है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट को इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से जोड़कर चलना है। ठीक है, यह आपका गोल्डन रूल होगा। ठीक है, अगला हम दोस्तों देखने वाले हैं कि जो हमारा कोर एरिया है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पॉल्यूशन, वह क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में स्टैटिक लिंक देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनर जनरेशन इक्वलिटी क्या है, उसके बारे में बात करने वाले। उसके बाद में देखने वाले कि जो हमारा प्रीलिम्स टिप है डिफिनीशन प्लस एग्जांपल प्लस कन्वेंशन को याद रखें। ठीक है, यही हमारा जो मेन पॉइंट है, इसको हम पिन करके रखे हैं कि पिंड है कि इसको आपको याद करके ही रखना। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं बच्चों कि क्या होने वाला है। बच्चों अगला है जो सेशन 2 का बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन, जो कि क्या है सेशन 2 का बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन है। ठीक है, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि आपको क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट इसमें याद करने हैं। बायोडाइवर्सिटी आपके जो हॉटस्पॉट है, फिर जो इंडियन गियर्ड स्पेसीज है, IUCN है। ठीक है, प्रोटेक्ट एरियाज NPWLS एंड बायोस्फीयर है, जो उसके बारे में हमें लर्न करना है। उसके बाद में जो अगला है कि करंट अफेयर। क्या दोस्तों? करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर जो लिंक है उसको हम लिंक करके देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं जो हमारा न्यू रामसर जो क्षेत्र है। ठीक है, जो साइट्स है वाइल्ड लाइफ सेंसस है, कन्वर्सेशन है, प्रोजेक्ट टाइगर डॉल्फिन है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखने वाला है कि इसमें क्या हम देख सकते हैं। जो आपका सेशन 3 रहेगा वह क्लाइमेट चेंज पर रहेगा, जो कि मेंस हैवी है। क्या है? मेन हैवी है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जो फ्रेमवर्क रहेगा, ठीक है, क्या रहने वाला है जो आपकी क्लाइमेट चेंज जो कि आपका फ्रेमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, क्यूज़ को इम्पैक्ट इंडिया स्पेसिफिक देखना है, फिर ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, इंडियाज इंटेटिविस क्या है इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन कौन कौन से हैं, UN
CCC एंड कीटो प्रोटोकॉल्स, फिर पियर्स एग्रीमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका इंडिया इंटेटिव्स NAPCCS मिशन लाइफ एंड रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, इन आपको पॉइंट को क्या करना है, राइट करना है एंड लर्न करना है, ठीक है। अगला जो आपका है मेंस GS थर्ड कीवर्ड क्या है, क्लाइमेट जस्टिस एंड कॉमन बट डिफरेंटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CDVR आपके मेंस GS थर्ड के कीवर्ड है, इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। अगला देखने वाले हैं कि क्या है, जो कि आपका सेशन 4 है, एनवायरमेंटल लॉज है। जो आपका सेशन 4 है एनवायरमेंटल लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा इम्पोर्टेंट एक्ट्स है, जो कि हमारा पॉलिटी सेशन से भी रिलेटेड है, ठीक है। पॉलिटी सब्जेक्ट का जो है सेशन इंडियन पॉलिटी उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हम अपना जो एक्ट है किन किन धाराओं से लेकर बना है उसके बारे में हम जानेंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है, पर्यावरण का जो संरक्षण एक्ट है, वह 1986 से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो, यानी कि पशु पक्षियों का जो एक्ट है, वह 1972 में लागू हुआ। उसके बाद में जो फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट है उसके बारे में आपको क्या करना है, जानना, ठीक है। अगला जो इंस्टीट्यूशंस है, जो MOEF मिनिस्ट्री ने जो लागू किया है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में जो NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार से, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा प्रीलिम्स टिप है यह है कि एक्ट जो प्लस जो ईयर है, ये पर्पस क्या है, उसके बारे में हमको जानना रहता है, ठीक है। ईयर और पर्पस को मैच करके पढ़ें, ठीक है। क्या करना है आपको, ईयर को और जो आपका पर्पस है उसको मैच कर कर पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, रीड करना है। अगला जो टॉपिक्स है उसको हम लेते हैं कि क्या है। सेशन 5 में आपका प्रीलिम्स MCQs प्रैक्टिस है, यानी कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, MCQs के हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा लेट्स टेस्ट योर नॉलेज, हम आपके नॉलेज को जानेंगे, परखेंगे कि आपने किन सब्जेक्टों में अपना हासिल किया है, पढ़ा है कि नहीं। अगली स्लाइड्स में आपका 10 हाई वेल्ड MCQs है, जिसके बारे में आप क्या रहेंगे, जियोग्राफी रिलेटेड, इकोलॉजी और लॉज से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, हम उस पर बात करने वाले हैं। अगला है फिर सेशन जो 6 है हमारा, इसमें हम बात करने वाले हैं आपको मेंस के आंसर राइटिंग GS थर्ड, क्या है, मेंस का जो आंसर राइटिंग है GS थर्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन भारत के लिए एक गंभीर चुनौती क्यों है, यह एक क्वेश्चन आपके लिए आंसर के लिए यानी रिटर्न के लिए है, मेंस के लिए, कि एक क्वेश्चन है जिसे आप लगाना है आपको कि इसके किन किन टॉपिक्स पर हम अपना धैर्य बनाए रखें। जलवायु परिवर्तन भारत के लिए एक गंभीर चुनौती क्यों है, क्योंकि बहुत सी देशों में क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है और लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके व्याख्या करेंगे, प्रसंग उपसंहार जितने हैं सारे पॉइंट्स हमको लिखना है, बैकग्राउंड क्या क्या है। जैसे आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आपका इंट्रो लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है कि ग्लोबल क्राइसिस डिफिनीशन, जो यानी कि जो वैश्विक स्तर पर जो आपका है, इसकी डिफिनीशन लिखना है कि फसल क्यों हमारी वैश्विक स्तर पर वर्षा नहीं होती है, इसका संबंध है कि हमारी खेती बर्बाद हो जाती है, उसके बारे में। उसके बाद में जो बीच का पोर्शन है, बॉडी, उसको लिखेंगे कि एग्रीकल्चर जो हमारा कृषि है उसका मानसून कैसा है, वाटर क्राइसिस कैसे हैं, कोस्टल थ्रेट्स कैसे हैं, वहाँ के प्रभाव कैसे हैं, ठीक है, नहर नालियाँ, इनके बारे में भी हम लिखने वाले हैं। फिर हम कंक्लूज़न, मतलब जो लास्ट का पोर्शन होता है उसका कंक्लूज़न कहते हैं। तो कंक्लूज़न में लिखने वाले हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडेप्टेशन है उसके बारे में हम पूरा अपना विचार विमर्श लिखेंगे, ठीक है। अगला जो पोर्शन रहेगा यह आंसर राइटिंग के लिए था, जो आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वह पहले आपके लिए होमवर्क मैंडेटरी है, क्योंकि आपके लिए, आप जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तब तक आप विश्वसनीय नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जो हमारा टास्क 1 रहेगा कि स्पेसिस जो आपका लिस्ट है उसे आप क्या करें, 10 इम्पोर्टेंट स्पेसिस के जो प्रजाति के लिस्ट हैं उसे बनाएं।
जैसे आपके 10 इम्पोर्टेंट स्पेसीज प्रजाति हैं उनके लिस्ट बनाएं, फिर उनके स्टेटस प्लस हैबिटेट किस प्रजाति के हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको क्या करना है, लर्न करना है, अर्थात फिर रीड करना है। रीड करें फिर लर्न करें, रीड प्लस लर्न। टास्क 2 हमारा रहने वाला है होमवर्क के लिए कि टास्क 2 है जो एक लॉ का नोट बनाएं, उसमें एक इन्वायरमेंटल लॉ पर शॉर्ट नोट लिखें, क्योंकि जो अपना एक्ट है कि कितने पर हमारा एक्ट लागू हुआ, उस लागू एक्ट को हम अपने एक शॉर्ट नोट्स में बनाकर रखें, ठीक है। तीसरा क्या रहने वाला है, तीसरा है आपका जो MCQs हैं, आप सॉल्व करें 5 से 10 MCQs फ्रॉम प्रीवियस ईयर के, जो पिछले साल के हैं 5 से 10 MCQs आप लगाएं डेली के डेली, ठीक है। जो डे 4 में आपका रहने वाला है कि आउटपुट जो आपका रहेगा कि इन्वायरमेंटल क्लैरिटी कैसे लें, प्लस GS1 थर्ड आंसर रेडी करें। जब GS थर्ड के आप आंसर रेडी करेंगे तब आपका क्या होगा, आउटपुट तैयार हो जाएगा, इन्वायरमेंट में आपकी क्लैरिटी बढ़ने लगेगी। अगला फिर हम देखने वाले कि क्या पोर्शन है, रेडी फॉर MCQs 10 क्वेश्चन टेस्ट टू योर रिटेंशन ऑफ डे 4 टॉपिक्स। हम देखने वाले हैं कि आपने जो जितना सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं उनके हिसाब से हमारे क्वेश्चन रेडी हैं आपके अभ्यासों के लिए, कि आप क्या कर पाते हैं, अपना क्वेश्चन को आंसर दे पाते हैं या नहीं, उसका मतलब डिफाइन कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि MCQs जो आपका पहला है कि क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जो क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीमेंट है वह कब हुआ था, क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीमेंट है वह कब हुआ था। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 का मेन टेम्परेचर गोल क्या है, पेरिस जो आपका है एग्रीमेंट 2015 का मेन टेम्परेचर गोल क्या है, तो वह है आपका बी नंबर आंसर, जिसमें लिखा है कि कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एम फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि करेक्ट जो आंसर है आपका बी नंबर है। कौन सा है, बी नंबर है। तो बी में कौन सा है और किस लिए लगाया गया है, वह बताया गया है कि पेरिस जो एग्रीमेंट का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करें, उसके बाद में एडले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है, यानी कि हमें ज़्यादा नहीं बढ़ना है, 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना है, ठीक है। यह हमारे पेरिस के एग्रीमेंट 2015 में किया गया था, समझ गए आप इसका मतलब। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि उसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल जो लॉ लागू हुए हैं वह कब लागू हुआ है और किसके लिए लागू हुआ है और कब लागू हुआ है, तो वह रहेगा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के किस शेड्यूल में एनिमल्स को एब्सोल्यूट एंड प्रोटेक्शन मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यह है आपका शेड्यूल 1 सेकेंड एंड पार्ट सेकेंड, ठीक है। वह इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपका जो शेड्यूल है शेड्यूल वाइज आपका बैठता है, तो हम उसमें आपको किस लिए लगाया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो आपका शेड्यूल 1 एंड सेकेंड प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन विथ द हाईएस्ट एंड मेंटियल्स एग्जाम्पल टाइगर लायन ग्रेट इंडियन बूस्टेड जो है उनके लिए हमारे ये वाइल्ड लाइफ एक्ट लागू हुआ। तो किस लिए लागू हुआ और शेड्यूल किया गया, यह जानवरों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था 1972 में, ठीक है। इसलिए चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, वह है कि रामसर जो कन्वेंशन किस इकोसिस्टम के संरक्षण में कंजर्वेशन से जुड़ा है, ठीक है। राम सरोवर जो कन्वेंशन है किस इकोसिस्टम के संरक्षण में कंजर्वेशन से जुड़ा है, तो वह है आपका वेटलैंड से जुड़ा है, जो कि आपका कौन सी भूमि है, आर्द्र भूमि है।
कौन सी? आर्द्र भूमि। ठीक है, आपका करेक्ट सी है। किस लिए है उसके बारे में आप सुन लीजिए कि जो आपका राम सरोवर कन्वेंशन है वो 1971 में लागू हुआ, जो कि स्पेशली वीटलैंड्स के लिए कन्वर्सेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए है। यानी कि जो हमारे पशु पक्षियों के लिए 97 में रामसर संधि जो आपका लागू हुआ 1971 में लागू हुआ, उसके तहत वेटलैंड का ये प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि क्या है। अगला है बायोडायवर्सिटी कॉन्सेप्ट। विविधता क्या है हमारे उसके कॉन्सेप्ट हैं। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए मेन क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाई इंडेमिस 1500 एक्युलर प्लांट, हाई थ्रेड 70% हैबिटेट लॉस्ट। इसका जो मतलब है वो यहाँ पर है करेक्ट बी में। देख लीजिए, जो हॉटस्पॉट्स के लिए एंडेमिज्म जो वहीं पाई जाने वाली स्पेसीज। हॉटस्पॉट्स का मतलब होता है जो प्रजाति या जो वृक्ष पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजाति वहीं पाई जाने वाली वह एक स्पेसीज होती है, प्रजाति होती है उसी वातावरण में पाई जाने वाली। जैसे और डिग्री टू थ्रेड्स दोनों ज़रूरी हैं। जैसे इंडियन में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, उन 4 हॉटस्पॉट के नाम आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, अगला हम चलते हैं कि क्या है क्वेश्चन। MCQ जो आपका 5 है, एटमॉस्फेयर एंड पोल्यूशन। ठीक है, हमारा जो वातावरण है और उसकी जो प्रदूषित हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन दिया है कि जो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का प्राइमरी एम क्या है। जो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल है उसका जो लक्ष्य क्या है, तो वह है कि प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय एंड फासिंग आउट ओडीएस। जो हमारा पृथ्वी का जो ओजोन लेयर है, जो वो परत है, उस पे क्या हो, फासिंग आउट टू ओडीएस, यानी कोई भी पराबैंगनी किरणें उस पर हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर असर ना हो, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू हुआ। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ओडीएस जैसे CFCs को हटाने के लिए है। ठीक है, उसके जो वातावरण पृथ्वी को संरक्षण करती है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है। अगला है कि MCQ 6 है कि प्रोजेक्ट चीता क्या है। जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लागू है कि इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है कि जो प्रोजेक्ट चीता क्या है। तो प्रोजेक्ट चीता का टीहेट अफ्रीकन चीताज को इंडिया के किस नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कहने का मतलब है जो हमारे जो प्रोजेक्ट चीता के जो ट्रीट है वह अफ्रीकन चीता को इंडिया के किस नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब हमारे जो नेशनल पार्क हैं उसमें किस में जानकारी दी गई है कि अफ्रीका चीता ये जो नेशनल पार्क हैं उनमें किस पार्क में दिया गया है। तो वह है आपका क्यूनो नेशनल पार्क। कौन सा? क्यूनो नेशनल पार्क। वह कहाँ पर मिलता है और कहाँ पर है? तो वह आपका है अफ्रीका में। ठीक है, क्यूनो नेशनल पार्क। ठीक है, वो अफ्रीका से मतलब अफ्रीका से चीता टू इंडिया के नेशनल पार्क रिलेटेड था। तो उसका जो परफेक्ट जो क्वेश्चन का आंसर है वह कि जो क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो को चीता इंट्रोडक्स के लिए चुना गया था। ठीक है, आपका ये जो मध्य प्रदेश दिख रहा है यहीं से आपका ये चुना गया था। अगला हम देखते हैं कि क्या है। आपका जो कोर इकोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। इकोटोन क्या है? आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, इकोलॉजी में कि आपका जो इकोटोन क्या है। ठीक है, इकोटोन का मतलब होता है जोन ऑफ
ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर डिवर्स इकोसिस्टम। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो इकोटोन दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, इकोटोन दो इकोसिस्टम दो पर्यावास के बीच का एक ट्रांजिशन होता है, यानी कि आदान प्रदान कर सकता है, जोन होता है एक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंग्रोव्स बिटवीन लैंड एंड सी। ठीक है, एक जो मैंग्रोव्स जो उसके बीच में एक लैंड है और एक सी से जुड़ा है, एक समुद्र से जुड़ा है, तो उसके बीच का जो सतह है उसको हम क्या कहेंगे, इकोटोन। ठीक है, यहाँ बायोडायवर्सिटी हाई होती है। ईज इफेक्ट, इसका प्रभाव अलग प्रकार से होता है। अगला हम देखने वाले कि क्या है, अगला है कि जो लेजिस्लेशन क्या होता है। लेजिस्लेशन का जो क्वेश्चन है कि किस एक्ट को इंडिया में इन्वायरमेंटल लॉ का अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। किस एक्ट को इंडिया में इन्वायरमेंटल लॉ का अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है, वह है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि आपका जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है उसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल लॉ का अम्ब्रेला, यानी कि जो हमारे पर्यावास को सुरक्षित करता है उसी लॉ को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल लॉ। ठीक है, उसे हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं। जैसे आपका EPA 1986 को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद लगाया गया था। यह सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सभी पावर्स देता है। ठीक है, क्या देता है, सभी पावर्स देता है। 1986 में क्या हुआ था, यह लागू हुआ था, कहाँ पर, भोपाल गैस के। ठीक है, अगला हम बात करने वाले हैं कि जो पोल्यूशन एंड हेल्थ, प्रदूषण और हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे पीने के पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं, जैसे मेथेमोग्लोबिनियम या फिर होता है, तो वह आपका है नाइट्रेट, जो नाइट्रेट है उससे होता है। पीने के पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो आपका है नाइट्रेट की अधिकता, जैसे ब्लड में ऑक्सीजन कैपेसिटी कम करती है। क्या करती है, नाइट्रेट, यानी आपकी जो ब्लड में ऑक्सीजन जाने की कैपेसिटी को कम करती है, जिससे आपको इन्फेंट्स की स्किन ब्लू पड़ सकती है। क्या पड़ती है, ब्लू पड़ सकती है। ठीक है, समझ गए, यानी कि जो आपको नाइट्रेट जो गैस होती है उसको आपके ब्लड में अगर इंजेक्ट किया जाए तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे आपकी स्किन ब्लू पड़ सकती है। ठीक है, आपको ऑक्सीजन शरीर में नहीं जाएगी, जो कि ब्लड रक्त नहीं होगा, तो इसलिए आपकी शरीर क्या होगी, नीली पड़ने लगेगी। अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं, अगला पॉइंट है कि जो क्लाइमेट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लाइमेट कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है, जैसे इनमें से किस ग्रीन हाउस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP सबसे अधिक है, वह है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड का SF6, जो कि SF6 का JWP सबसे ज़्यादा है, 32,000 टाइम्स CO2। हालांकि एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी कम होती है, जो कि CO2 का GWP एक माना जाता है रेफरेंस के लिए। ठीक है, इसे आप रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला है कि आप इसके जो इमेज सोर्स हैं आप देख लीजिए कि इनका हम जो इमेज सोर्स लिए हैं। ठीक है, अगला आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है,
मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर हर डे के लिए, ठीक है, जो कि हर सब्जेक्ट से आपको यूपीएससी रिलेटेड रहेगा, ठीक है। यूपीएससी से सब्जेक्ट आपका रिलेटेड रहेगा डे वाइज, समझ गए। ये आपका स्ट्रेटजी रहेगा पढ़ने के लिए। ओके दोस्तों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।